हाय गाइस, वेलकम टू द रिवीजन सीरीज़ का सेकंड लेक्चर। हम इस लेक्चर में जो मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स चैप्टर की शुरुआत हुई थी उसको आगे ले जाएंगे। और चूँकि ये रिवीजन सीरीज़ चल रही है तो हम वो चीज़ सबसे पहले देख रहे थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद कम इम्पॉर्टेंट, और फिर उससे कम इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि नेशनल इनकम कैसे मैप की जाती है। नेशनल इनकम में बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट, और आपका जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो आज के सेकेंड लेक्चर में हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, और ये फर्स्ट चैप्टर ही अभी चल रहा है रिवीजन का, जो कि है मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। तो नाउ आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज़ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स तो हम बेसिक समझेंगे सबसे पहले कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है। ये इट इज़ द बोथ द मेट्रिक एंड द कंसेप्चुअल in the nature, and it helps the decision maker through the evident measurement of various economic variables। तो दोस्तों, ये तो डेफिनेशन हो गई। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जिसके एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, हम इकोनॉमिक्स थियरीज़ को, कॉन्सेप्ट्स को और इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को, ठीक है, और जो इन सारी चीज़ों से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का काम हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से करते हैं। तो अगर इन शॉर्ट, अगर आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखनी हो तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है कि इट डील्स विद द एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, टू द बिजनेस मैनेजमेंट टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। एक बिजनेस को करने में जितने तरह की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे उसको मैनेज करने में, उसकी कॉस्ट डिफ़ाइन करने में, उसका प्रोडक्शन करने में, उसका प्रॉफिट डिफ़ाइन करने में, ये सारी चीज़ों को जब हम एक एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैनेजरल इकोनॉमिक्स। ओके, तो हम ये जितनी भी बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं उनको सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं, उसके बाद हम उनके सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो अगर इनको हम इन शॉर्ट, अगर मैं डेफिनेशन दूँ जो कि आपको याद रह हो जाए, तो ये क्या करता है, ये एक आपके साइंटिस्ट थे, स्पेंसर एंड सीगलमैन, जिन्होंने इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को बहुत सिंपल वे में डिफ़ाइन किया था, जिसमें 4 चीज़ें आती हैं। तो बाय स्पेंसर एंड सीगलमैन, उन्होंने बोला था, मैं सिर्फ की पॉइंट्स लिखूंगी, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग। तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ये जो डिसीजन मेकिंग होती है बिजनेसेस में, और या तो बिजनेस का जो प्लानिंग होता है उसको फैसिलिटेट करता है, क्या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फैसिलिटेट करता है बाय द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। तो नाउ यू गेट इट, द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डेफिनेशन, that it facilitates decision making and forward planning of a business। ओके, तो ये होगी आपकी डेफिनेशन। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ एम ई। तो कि ये माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर होता है, मतलब कि
किसी भी चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, तो हम एक यूनिट लेके स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम एक कोई छोटी सी चीज़, कोई एक डेटा खोज रहे हैं, सपोज़ कि कोई सेंसस खोज रहे हैं कि नहीं इस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, तो हम ऐसा नहीं है कि उसके सारे के सारे जितने भी उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक साथ ढूंढेंगे। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम किसी एक चीज़ पे पहले फोकस करते हैं, हमेशा एक यूनिट पे फोकस करते हैं। इसलिए ये क्या है, आपको पता है कि जब हम किसी सिंगल चीज़ की बातें करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक होता है। तो क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है, ठीक है। एंड इसका जो नेचर है वो पर्सपेक्टिव वाला है, मतलब कि अगर कोई भी रिसर्चर कोई भी थियोरी देता है तो मे बी कि वो जो थियोरी हो वो उसके पर्सपेक्टिव से हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो यूनिवर्सली ट्रुथ है, वो ट्रू है, मे बी कि जो रिसर्चर का पर्सपेक्टिव हो वो उसमें हो। तो इसलिए ये पर्सपेक्टिव इन नेचर है, ठीक है। फिर हमारी ये जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है ये नॉर्मेटिव इन नेचर भी है। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है कि जिसको हम राइट या रॉन्ग में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे चीज़ें दो ही होती हैं, या तो कोई राइट होगा या तो कोई डेटा रॉन्ग होगा। तो जब ऐसा कुछ होता है तो उसको हम नॉर्म्स बोलते हैं, या नॉर्म से नॉर्मेटिव आया है कि या तो दिस इज़ राइट या तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। इसको हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स को हम प्रॉफिट थियरीज़ में यूज़ करते हैं। प्रॉफिट थियरी इज़ नथिंग बट द प्रॉफिट which you will earn from your company, or yeah, mainly. ओके, सो अब इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स, इसकी कुछ इम्पॉर्टेंस हैं कि सबसे पहला ये हेल्प किस में करता है हमको, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है मैनेजरल इकोनॉमिक का, डिसीजन मेकिंग। पॉलिसीज़ में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या फिर बिजनेस की पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें, हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप, ठीक है। टैक्सेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिख रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। किसी फर्म की एफिशिएंसी नापने में, और जो बिजनेस को एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, उनकी भी ये पहचान करता है। तो अगर कोई पूछे कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स किस किस चीज़ के काम आता है, तो ये सारी चीज़ों के हेल्प में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपने मैनेजरल इकोनॉमिक्स की हमने डेफिनेशन देख ली कि इट इज़ नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरीज, जिनकी हेल्प से हम बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने एक स्पेसिफिक डेफिनेशन भी देख ली, कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, इम्पोर्टेंस देख लिए। नेक्स्ट इज डिमांड एनालिसिस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको एक बार समझ लीजिए फ्रेंड्स। पता है समझने में किसी चीज़ को टाइम बहुत लगता है, बट हमेशा समझने पे फोकस करना चाहिए। तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आई बिलीव दिस इज़ समथिंग ऑन विच आई बिलीव। तो हम पहले शुरू करते हैं डिमांड एनालिसिस, ठीक है। तो डिमांड किसे कहते हैं वो आपको पता है, बट अगर हमें बुकिश डेफिनेशन देखनी है डिमांड की, तो डिमांड क्या है, दो वेरिएबल्स के बीच का एक रिलेशनशिप है। वो दो वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं कि जैसे आपकी प्राइस, और आपको कोई चीज़ कितना अमाउंट में चाहिए, मतलब कि क्वांटिटी डिमांड, आप कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। एप्पल है तो एप्पल का प्राइस क्या है, और आपको कितना चाहिए। तो उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो डिमांड बताता है। क्यों ये डिमांड रिलेशनशिप है, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि वाई दिस इज़ रिलेशनशिप, demand is a relationship, because if you will have less money,
you will do less demand, right? And if you will have more, then it's vice versa. You will demand more, right? So what it is telling, that it tells that the relationship between the price and the quantity which you have demanded, right? तो डिमांड बहुत तरह की होती है. तो मेनली जो डिमांड होती है वो 3 तरह की होती है, ठीक है. इसमें हालांकि 6 तरीके की दी हुई है, बट वो हम इंडिविजुअली देख लेंगे. मेनली 3 तरह की होती है. एक होती है प्राइस डिमांड, फिर होती है इनकम डिमांड, एंड तीसरी होती है क्रॉस डिमांड. ठीक है. तो ये हम एक एक करके आगे देखेंगे कि ये तीनों डिमांड क्या होती है. प्राइस डिमांड वो होता है दोस्तों, जो डिमांड किसी ऑब्जेक्ट या किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ने से होती है. प्राइस डिमांड, फॉर एग्जांपल कि एक कंप्यूटर है और उसका प्राइस है 30,000 आज की डेट में, ठीक है. फिर कल को सेम कंप्यूटर का दाम हो गया 60,000, ठीक है. बट इसकी जो डिमांड है, इसकी प्राइस बढ़ने की वजह से घटी नहीं बल्कि और बढ़ गई, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्राइस डिमांड का एग्जाम्पल हो गया. इनकम डिमांड कब होती है, कि जब हमारी चॉइस सेम है, ठीक है. चॉइस सेम का मतलब कि अगर हमें खाने के लिए सॉल्ट चाहिए तो ठीक है, सॉल्ट को कुछ और डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है. सॉल्ट चाहिए ही चाहिए. बट अगर हमारी इनकम बढ़ गई है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम सॉल्ट की जगह कुछ और लेने लगेंगे, ठीक है. तो सॉल्ट एक ऐसी चीज़ हो गई जिसकी जो डिमांड है वो चाहे इनकम आपकी बढ़े और चाहे घटे, वो सेम ही रहेगी. आप ज़्यादा नमक नहीं खाने लगेंगे ना. बट इनकम डिमांड में ही एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें कि आपकी अगर इनकम बढ़ती है तो आप उस सामान का डिमांड और ज़्यादा करते हैं. आप गेस कर सकते हैं मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ. तो मैं बात कर रही हूँ सुपीरियर गुड्स की. सुपीरियर गुड्स की ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स. मैं पढ़ाने के साथ साथ ही कई कॉन्सेप्ट इसी के बीच में बताती जाऊँगी ताकि इनको समझने में अलग से आपको टाइम ना खर्च करना पड़े. तो सुपीरियर गुड्स कौन से होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डायमंड. अगर आपकी सैलरी बढ़ गई तो यू विल डिमांड मोर डायमंड. आप ऐसा नहीं करेंगे कि अगर मेरी सैलरी बढ़ गई है तो मैं ये बोलूँगा जाके कि नहीं डायमंड की कीमत कम कर दो. नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है. आपके पास जितना पैसा होगा आप उतना मोटा डायमंड लेंगे जा कर के. तो मतलब आपकी इनकम बढ़ी तो इस पर्टिकुलर डिमांड, डायमंड की जो डिमांड है वो भी बढ़ गई. तो ये हो गया हमारा इनकम डिमांड, ठीक है. ये तो मैंने सुपीरियर गुड्स का. और एट सॉल्ट एक ऐसा गुड्स है जिसको आप कह सकते हैं कि इस पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. तो जब आगे जाके हम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो ये लीस्ट आप कह सकते हैं कि लेस देन यूनिटरी आप समझते हैं ना, 1. तो ये लीस्ट इलास्टिक वाला एग्जाम्पल में सॉल्ट आपका आएगा कि चाहे आपकी इनकम बढ़ी चाहे नहीं, बट सॉल्ट की डिमांड उतनी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रही है. बहुत ही लीस्ट जो है इलास्टिक डिमांड है ये. तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको और ये क्लियर हो जाएगा. बट इनकम से रिलेटेड डिमांड ऐसी होती है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उस चीज़ की डिमांड और ज़्यादा करने लगते हैं, ठीक है. फिर हमारी क्रॉस डिमांड होती है. क्रॉस डिमांड वो डिमांड होती है जो अगर ब्रेड का दाम बढ़ता है तो साथ में बटर का भी दाम बढ़ेगा, ठीक है. बटर का भी दाम बढ़ेगा, ओके. अगर किसी रीज़न से लोगों ने कॉफ़ी पीना बंद कर दिया
ठीक है, तो क्या होगा, चाय का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो हमने क्या एक जगह क्या देखा कि ब्रेड का भी डिमांड जब बढ़ेगा और बटर का भी डिमांड बढ़ेगा, तो ये दोनों की डिमांड बढ़ रही है ना एक साथ, मतलब एक सामान की वजह से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आप समझ रहे हैं ना, जब आप दुकान में जाते हैं और एक पेन की जगह एक रबर मिल गया, तो वो दुकान वाला बोलता है कि लो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक के साथ दूसरा है। तो अगर लोगों ने अचानक से ब्रेड ही खाना बंद कर दिया, लोगों को ये लग गया कि नहीं ब्रेड नहीं खाना चाहिए, ब्रेड फ्रेश नहीं होता है, तो ऑब्वियसली बटर की भी डिमांड घट जाएगी, क्योंकि बटर लोग ब्रेड में लगा के खाते हैं, राइट। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, समझ आ रहा है? ओके, तो उसी तरह यहाँ पे हमने देखा कि एक की बढ़ रही है डिमांड तो दूसरे की भी बढ़ रही है। तो ये एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, राइट। लेकिन वहीं पे कॉफ़ी और चाय ये ऐसा एग्जाम्पल है कि जब एक का डिमांड घट रहा है तो दूसरे का डिमांड बढ़ रहा है। तो इसको हम कौन से गुड्स बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक के बदले में दूसरा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। तो ये पॉजिटिव आता है और सब्स्टिट्यूशन इज अ नेगेटिव। नेगेटिव इन द टर्म कि एक घट रहा है तो बढ़ रहा है, दूसरा बढ़ रहा है तो तीसरा घट रहा है, ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्रॉस डिमांड में आती हैं। तो हमने 3 तरह की डिमांड पढ़ी, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड। अब बुक में 2-3 तरह और दिया हुआ है, मैं उसको जस्ट ऐसे ही वर्बली बोल दूंगी। एक है कि इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, जो बिल्कुल समझाने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कि इंडिविजुअल जब हम कुछ मांगते हैं, डिमांड करते हैं, जैसे कि मुझे कोई ड्रेस चाहिए, तो इंडिविजुअल डिमांड है। मार्केट डिमांड क्या होती है कि एज अ होल, कि मार्केट में सब्ज़ी में कोई एक नई सब्ज़ी आई है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो दैट इज़ मार्केट डिमांड। ठीक है, फिर दूसरा है लॉन्ग रन डिमांड एंड शॉर्ट रन डिमांड, ये भी आपको नाम से ही क्लियर है। डिराइव्ड और डायरेक्ट डिमांड, ये थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ कि डिराइव्ड डिमांड क्या होता है और डायरेक्ट डिमांड क्या होता है। ठीक है, अगर मुझे स्टील के बर्तन लेने हैं, ठीक है, तो स्टील का बर्तन क्या है, स्टील का जो बर्तन है ना, बर्तन जो हमारा यूटेंसिल है, ये हमारा डिराइव डिमांड हो गया। लेकिन जो स्टील है, स्टील की डिमांड वो क्या हो गई, डायरेक्ट डिमांड हो गई। ओके, जैसे कि आईफोन का चिप होता है, आईफोन का चिप, ठीक है, तो चिप इज डायरेक्ट डिमांड, बट फोन इज डिराइव्ड डिमांड, क्योंकि चिप से ही फ़ोन बना है, तो चिप यूज़ हुआ है बनने में। ठीक है, डिराइव्ड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ बन के आना, जैसे होता है ना फार्मूला डिराइव्ड कर दो, मतलब फार्मूले को सामने ले आओ, है ना। तो उसी तरह चिप से फ़ोन बन के आ गया, तो दैट इज़ द डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, अब इसी में एक कॉन्सेप्ट है आपका लॉ ऑफ डिमांड, मैं इसी स्लाइड पे पढ़ाऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहे। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं, दिस इज़ वेरी सिंपल, आपको पेपर में आ सकता है। लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि जब चेंज इन प्राइस होता है किसी भी कमोडिटी में, तो जो उसका चेंज इन क्वांटिटी है ना, वो भी होता है। ठीक है, तो पहला यही लॉ है लॉ ऑफ डिमांड का, कि जब किसी की भी प्राइस में जब चेंजेस होगा तो हम क्वांटिटी भी उसी हिसाब से अपनी चेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पनीर अगर बहुत महंगा मिलने लगा है तो हम हफ्ते में पहले 4 बार पनीर लेते थे और अब जो है एक ही बार लेंगे। ठीक है, तो एक और दूसरा है कि देयर इज़ अ इन्वर्स, मतलब अपोजिट रिलेशनशिप होता है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में। तो पहला क्या है, ये प्राइस है, बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, ये हमारा पहला लॉ हो गया। ठीक है,
और बेसिकली इसी इसी जो प्राइस बढ़ने और क्वांटिटी घटने वाली जो बात है, एक्चुअली इसी को घुमा फिरा के दूसरा भी लॉ है, ठीक है। वो यही है कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कि कितना घट रहा है और कितना बढ़ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, राइट। तो बेसिकली हमें एक ही चीज़ इसमें याद रखना है, क्या है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ डिमांड। फिर इसी लॉ ऑफ डिमांड में कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन मतलब कि देखिए, अजम्पशन, जब भी अजम्पशन वर्ड आता है आपके सामने तो आपको ये सोचना चाहिए कि जैसे केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शंस होता है ना, केमिस्ट्री में जब हम फॉर्मूले पढ़ते थे पीरियोडिक टेबल में तो उसमें कुछ एक्सेप्शन हुआ करते थे, या किसी और थियोरी में। तो एजम्पशन जब आता है तो एजम्पशन कुछ नहीं, एक तरह से एक्सेप्शन होता है कि लॉ तो हमारा ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप है। बट हमें कभी कभी कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जब आप ये इन्वर्स रिलेशन नहीं देखेंगे, आप कैसे इसका उल्टा रिलेशनशिप देखेंगे। और उसका एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, ठीक है, कि जब जो मैंने सुपीरियर गुड का एग्जाम्पल दिया वो वही है कि यहाँ पे जब प्राइस बढ़ रहा है तो लॉ के हिसाब से डिमांड घटनी चाहिए, बट यहाँ पे तो बढ़ रही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अजम्पशन। ये क्या हो गया, अजम्पशन आपका, ठीक है। और तो अगर हम ये एक अजम्पशन है, तो लॉ अजम्पशन क्या बोलता है डिमांड का, कि आपकी जो इनकम है उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि जब आपकी इनकम बढ़ी तो आपने डायमंड का डिमांड ज़्यादा कर दी, क्योंकि अगर पहले आप सोने में काम चलाते थे तो अब आप डायमंड लेंगे। बट ये तब हुआ ना जब आपकी इनकम बढ़ी। तो इनकम अगर आपकी बढ़ रही है, ठीक है, तो चेंजेस होंगे। बट अगर कोई चेंज नहीं है तब आपका ये लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। तो ये क्या हो गया, एजम्पशन हो गया। हमने मान लिया है कि आपकी इनकम में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि आपका टेस्ट भी बदल नहीं रहा है, मतलब कि चाहे आपकी इनकम बढ़े या घटे, आपकी इनकम तो सेम है पहले अजम्पशन के हिसाब से, लेकिन आपकी जो सैलरी है, आपका जो टेस्ट है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, वो भी बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है उसकी डोमिनोज़ की जगह आप पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खाने लगेंगे, ऐसा भी नहीं है, आपका टेस्ट नहीं बदल रहा है, ठीक है। तीसरा है कि आपकी जो डिमांड है, अगर उसका कोई दूसरा भी सब्स्टिट्यूट है, मतलब आपकी डिमांड को कोई और भी प्रोडक्ट पूरा कर सकता है, ठीक है, तो उसका जो प्राइस है वो बदल नहीं रहा है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं। अगर आप अप्सरा की पेंसिल 5 रुपए की ला रहे हैं और नटराज की पेंसिल 5 रुपए की ही मिलेगी तब तो सही है, लेकिन अगर उसका प्राइस बदल गया, अगर नटराज की पेंसिल 10 रुपए की हो गई तो आप फिर आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। फिर आप क्या करेंगे, आप अप्सरा की ही पेंसिल लेंगे। तो वही बोल रहा है कि जो आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि सेम काम करता है, दोनों पेंसिल ही हैं लेकिन दोनों सेम काम करती हैं, बट अगर प्राइस चेंज हो गया तो लॉ काम नहीं करेगा। तो आप बेसिकली ये 3 अजम्पशन अपने ध्यान में रखिएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देती हूँ ये तीनों अजम्पशन कि क्या है। 3 अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या है पहला, कि इनकम में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, इनकम में नो चेंज। दूसरा क्या है कि टेस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट में नो चेंज। तीसरा क्या है कि सेम गुड का, सेम और रिलेटेड जो गुड है उसका प्राइस नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसी में एक और टॉपिक है डिमांड में ही आपका, कि एक्सेप्शन क्या है।
हमने तो देखा है ना लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि इनका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, बट कुछ एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि लग्जरी गुड्स पहले होते हैं। लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स क्या होते हैं, जिनको हम वेबलन गुड भी बोलते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है इसी से सवाल आए, ये ना लिखा हो यही लिखा हो। तो वेबलन गुड का एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है आपको, डायमंड। फिर दूसरा हो जाएगा एक्सेप्शंस में गिफन गुड्स। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स क्या होता है, जैसे जो ख़राब क्वालिटी का गुड हो, जैसे कि आप मान लीजिए कि ख़राब क्वालिटी का, वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, इकोनॉमिक्स में खुद ऐसा बोला गया है कि ऐसी चीज़ें होती नहीं है, बट हमने समझने के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे बाजरा ही ले लीजिए, बुक में बाजरा ही दिया है, तो बाजरा को हालांकि अब अच्छा माने जाने लगा, अब ये सही नहीं है आज के ज़माने में, है ना। यू माइट हैव सीन मैनी प्लेसेस दैट पीपल आर ईटिंग बाजरा रोटी, जवार रोटी एट्सेट्रा। बट हम समझने के लिए कि एक टाइम में बाजरा को गेहूं से इन्फीरियर माना जाता था, ठीक है। मतलब अगर बाजरा और गेहूं लेना रहेगा तो आप गेहूं की रोटी खाएंगे, बाजरे की नहीं। तो बाजरा गिफन गुड्स में आ गया, मतलब इसकी थोड़ी इन्फीरियर क्वालिटी है, ऐसा मानिए आप, ठीक है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, ओके। तीसरा क्या हो गया कि अगर फ्यूचर में फ्यूचर प्राइस जो है बदल जाए, फ्यूचर प्राइस चेंज हो जाए किसी कारण से, तो ये तीनों एक्सेप्शन है, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि लग्जरी गुड में अलग होता है, लग्जरी गुड में वो सेम चीज़ नहीं होती है जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था। गिफन गुड में भी वो सेम चीज़ नहीं होती है क्योंकि ये इन्फीरियर क्वालिटी के गुड हैं। अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा हो गया तो हम गिफन गुड नहीं खरीदने जाएंगे ना, हम बाजरा नहीं खरीदेंगे, हम क्या खरीदेंगे, गेहूँ खरीदेंगे, राइट, वीट खरीदेंगे। फ्यूचर प्राइस में अगर जैसे कि कभी कोई वॉर होती है